नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पांडे द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक चर्चा करेंगे वह टॉपिक है स्थानीय स्वशासन प्रणाली। स्थानीय स्वशासन प्रणाली को की आवश्यकता हमें भारत में क्यों पड़ा और भारत के संविधान में इसको जगह क्यों दिया गया, आइए हम उन्हीं पहलुओं पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ध्यान देंगे स्थानीय स्वशासन प्रणाली। स्थानीय स्वशासन प्रणाली के अंदर दोस्तों हम दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक होगा पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा होगा नगर निगम। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन को भारत के संविधान में जगह क्यों दिया गया, इसके पीछे कारण क्या था और इसकी आवश्यकता हमारे संविधान में क्यों पड़ी, आइए उन्हीं पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायत शब्दों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, इसे भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया है। जो पंचायत व्यवस्था जो शब्द है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, आपने अनुच्छेद 40 का प्रयोग किया था, जब जहाँ पे पंचायत के गठन के संबंधी प्रावधान दिया गया था, जिसमें डीपीएसपी में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमने चर्चा भी किया था। तो भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पे, जब भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पे लोकतंत्र के निर्माण हेतु क्या किया जाए, राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया जाए, तो उसे हम बोलते हैं क्या, पंचायती राज व्यवस्था। अर्थात ग्रामीण स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे हम ये कह सकते हैं कि जब ग्रामीण स्तर पे विकास का दायित्व तो किसे सौंपा जाए, पंचायती राज व्यवस्था को सौंपा जाए, तो उसे हम कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था। अर्थात भारत के सभी राज्यों में ऐसा है, भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है, इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। अर्थात ग्रामीण विकास का जो दायित्व है, मतलब ग्रामीण स्तर विकास कैसे किया जाए, उन सभी दायित्वों की उन सभी की दायित्व या उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, पंचायती राज व्यवस्था की होगी। दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि पंचायती राज को, अर्थात जो पंचायत शब्द का जो प्रयोग है, उसे सबसे पहले 73वें संविधान संशोधन 1992 में देखा, मतलब जोड़ा गया। अर्थात 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया और 24 अप्रैल 1993 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। दोस्तों, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मतलब कि जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है यह किस तारीख को मनाया जाता है। तो आप दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 24 अप्रैल वह तारीख है जिस दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और यहाँ दोस्तों लागू कब से, 2010 से। अर्थात 24 अप्रैल 2010 में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। दोस्तों, ये कुछ हमारी बेसिक बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि वे कौन कौन समितियां हैं और वो उनके द्वारा क्या क्या सिफारिश किया गया और क्या क्या अनुशंसा की गई, जिनके कारण भारत के संविधान में इसे जगह दिया गया, किसे, पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर निगम को। आइए देखिए दोस्तों, अभी हम पंचायत व्यवस्था के बारे में समझेंगे, उनसे संबंधित कौन कौन समितियां हैं जहां से प्रश्न पूछता है अधिकतर। दोस्तों, को पता होना चाहिए कि प्रमुख समितियों में जो सबसे पहला समिति था वो था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति को 1957 में, ठीक, उसमें जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि भारत सरकार द्वारा जनवरी 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच एवं उनके बेहतर कार्य के सुझाव एवं उपाय हेतु इस समिति का गठन किया गया। मतलब इस समिति का गठन करने के पीछे उद्देश्य क्या था दोस्तों, पहला उद्देश्य था कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जिसका गठन 1952 में किया गया था, और दूसरा था राष्ट्रीय विस्तार सेवा जिसका गठन 1953 में किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विकास सेवा द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उनकी जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो उनकी कार्यों की जांच एवं उनके बेहतर कार्य के, मतलब वो कैसे बेहतर, मतलब कि जो आपका समुदाय विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा था, इनकी जांच करना, इनके मतलब ये कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, इनके कार्यों की जांच करना किसको दिया गया था, बलवंत राय मेहता समिति। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ में था, और वो बेहतर कार्य कैसे कर सके, मतलब वे बेहतर कार्य कैसे कर सके, उनको सुझाव एवं उनको उपाय बताने के लिए इस समिति का गठन किया गया। ठीक दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में लाया गया, इसका काम था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए गए कार्यों की जांच एवं वे बेहतर तरीके से कैसे कार्य कर सके उनके लिए उपाय एवं सुझावों की व्यवस्था करना। दोस्तों, नवंबर 1957 में ये क्या करता है, मतलब जो आपका बलवंत राय मेहता समिति है, यह अब जब कार्य सौंप दिया गया, इस समिति को बना दिया गया, तो इनका कुछ कार्य होगा। इनका कार्य था कि नवंबर 1957 में इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट को पेश किया। जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सौंपी तो उन्होंने क्या कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की।
जब उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उस रिपोर्ट को सौंपने के पश्चात उनका कहना था कि हमें चाहिए कि हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्वीकार करें, अर्थात स्वायत्तता को स्वीकार करें। तो उन्होंने क्या कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की। किससे की? जो उसमें जो हमारा सरकार थी, अर्थात जो भारत सरकार था। तो भारत सरकार से 1957 में अपनी रिपोर्ट को पेश करते हुए बलवंत राय मेहता का कहना था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश उनके द्वारा की जाती है, जिसे अंतिम रूप पंचायती राज का, जिसे हम कहते हैं कि अंतिम रूप में उसे हम पंचायती राज के रूप में स्वीकार कर लिए। उनका कहना था कि अगर भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को योजना को स्वीकार कर लिया जाएगा तो पूरे भारत में हम इसे पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जानेंगे और वहाँ पे ग्राम स्तर पे जो विकास का जो मॉडल है वो बेहतर तरीके से कार्य कर सकेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश कौन किया था? बलवंत राय मेहता ने किया था। किस स्तर पर? किसके लिए? पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए। दोस्तों आपको पता होगा कि समिति की इन सिफारिश को, समिति ने जब इस सिफारिश की तो जनवरी 1958 में इस सिफारिश को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश थी, कौन सी सिफारिश थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसको हम आज पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश को जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसको स्वीकार किया गया और सभी जगह, ठीक है, और इसको सभी लोगों ने इसको मान्यता धीरे धीरे देना शुरू किया होगा। फिर दोस्तों क्या होता है कि परिषद द्वारा इसे राज्यों पर छोड़ दिया गया। मतलब जो राष्ट्रीय विकास परिषद था, इनका कहना था कि परिषद जो बना था, मतलब जिन्होंने इसको स्वीकार किया, उनका कहना था कि इसे इसे राज्यों पर छोड़ दिया गया कि वे उनका कहना था कि मतलब जो हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था में जो कुछ परिवर्तन किए गए हैं, परिवर्तन डेट मीन्स कुछ बुनियादी सिद्धांत होंगे और कुछ आधारभूत विशेषताएं होंगी। तो उनका कहना था, परिषद का कहना था कि बुनियादी सिद्धांत एवं आधारभूत विशेषताओं को छोड़कर स्थानीय स्थिति के अनुसार, मतलब उनकी लोकल कंडीशन क्या होगी उस स्थानीय जगह की, उनके अनुसार वे नए नमूनों को विकसित कर सकते हैं। मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था, मतलब जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बुनियादी सिद्धांत और आधारभूत विशेषताएं हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो वे सभी राज्य, मतलब राज्यों पर छोड़ा गया। हम कह सकते हैं जो हमारा जो परिषद था, कौन सा परिषद? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की कहना है कि हम ये राज्यों पर छोड़ते हैं कि कौन सा राज्य क्या मतलब अपने स्थानीय स्थिति पर, मतलब स्थानीय स्थिति में क्या परिवर्तन करना चाहता है, कौन से मॉडल को पेश करना चाहता है। लेकिन उनका कहना यह था कि दो बातों को छोड़कर बुनियादी सिद्धांत एवं आधारभूत विशेषताएं, जो स्थानीय मतलब कि जो पंचायत व्यवस्था के जो बुनियादी ढांचे होंगे, ठीक, बुनियादी सिद्धांत होंगे और आधारभूत जो विशेषताएं होंगी, उनको छोड़कर वे किसी भी मॉडल को वो स्वीकार कर सकते हैं। ये राज्यों पर छोड़ दिया गया। ऐसा कैसा कहना था? राष्ट्रीय विकास परिषद का, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद की ही मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इस समिति की सिफारिश को स्वीकार किया गया था। फिर दोस्तों जो आइए प्रमुख बातें जो आपकी हैं बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित, वो है कि इस समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को की गई। मतलब बलवंत राय मेहता ही है, समिति थी जिन्होंने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था को की वकालत करते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय, मतलब कि भारत में मतलब कि पंचायत स्तर पे 3 स्तरीय क्या होना चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, वो 3 स्तरीय पंचायत क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसका अध्यक्ष मतलब जिसका प्रमुख कौन होगा? सरपंच होगा। ठीक है, तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ठीक है, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया। उनका कहना था कि ग्राम, ब्लॉक एवं जिला तीनों क्या होंगे? अप्रत्यक्ष रूप में तीनों से जुड़े, मतलब एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ग्राम, ब्लॉक और जिला तीनों अप्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे से जुड़े होंगे और ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत गठन किया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का और जिला स्तर पर जिला परिषद का। गांव का मुखिया सरपंच कहलाएगा, ब्लॉक का मुखिया ब्लॉक प्रमुख कहलाएगा और जिला का मुखिया जिलाधिकारी, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम कहलाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ग्राम स्तर पे जो ग्राम पंचायत गठन किया गया, मतलब ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत मुखिया कौन होगा? सरपंच। और सरपंच को अधिकार होगा कि वह 10,000 तक के मामले को, चाहे वो दीवानी मामला हो चाहे वो फौजदारी मामला हो, वह 10,000 रुपए के मामले तक का निपटारा ग्राम स्तर पे कर सकता है। इस सरपंच को ताकत दी गई। ठीक दोस्तों,
तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ग्राम जो तीन त्रिस्तरीय पंचायती राज की मतलब तीन त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो बात करते हैं वो कौन, बलवंत राय मेहता। वे कहते हैं कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत और क्या कहते हैं ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद का गठन होना चाहिए। दोस्तों ग्राम पंचायत का जो चुनाव होगा वह प्रत्यक्ष रूप में होगा, मतलब ग्राम पंचायत आपने सुना गांव में जो प्रधान बनते हैं जिसको हम सरपंच बोलते हैं, उनका चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा, अर्थात जनता द्वारा चुने जाएंगे ये। ठीक, मतलब इनका जनता द्वारा होगा, जनता के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी, मतलब चुनाव किया जाएगा। लेकिन जबकि ब्लॉक प्रमुख एवं जिला परिषद का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप में होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना चाहिए, मतलब याद रखिएगा कि त्रिस्तरीय सरकार में ग्राम पंचायत अर्थात सरपंच का जो चुनाव है ग्राम स्तर पे वो होगा प्रत्यक्ष रूप में, जबकि पंचायत समिति एवं जिला परिषद के का जो चयन होगा, मतलब जो चुनाव होगा वो होगा अप्रत्यक्ष रूप में। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ग्राम, ब्लॉक एवं जिला तीनों क्या है, अप्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपको एक बात और जानना जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतना ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सबसे पहले त्रिस्तरीय सरकार को किसने लागू किया था। तो दोस्तों सबसे पहले त्रिस्तरीय सरकार को लागू करने वाला राज्य था राजस्थान। राजस्थान वह प्रथम राज्य है भारत का जिन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया, मतलब राजस्थान में प्रथम राज्य है जिसका एक जिला है नागौर। तो नागौर जिले में सबसे पहले किसको स्वीकार किया गया, बलवंत राय मेहता द्वारा जो सिफारिश की गई थी त्रिस्तरीय सरकार उसको स्वीकार किया गया। ठीक, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में के नागौर जिले में तथा आंध्र प्रदेश में इस योजना को लागू किया गया। किस योजना को लागू किया गया, त्रिस्तरीय प्रणाली को। तो त्रिस्तरीय प्रणाली जो योजना थी इसे राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को, प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसको स्वीकार किया गया और लागू किया गया। अर्थात अगर देखा जाए दोस्तों तो वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था सभी राज्यों में क्या है, लागू है। कुछ अपवाद हैं जैसे कि आपका गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पे 2 स्तरीय सरकार ही देखने को मिलता है। उसके पीछे कारण आपको पता ही होगा, 20 लाख से अधिक जनसंख्या का जो मामला हो सकता है। ठीक, तो वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था सभी जगह लागू है। गोवा, मणिपुर, सिक्किम कुछ ऐसे राज्य हैं जो क्या है अपवाद स्वरूप है, बाकी अन्य जगहों पे देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि बलवंत राय मेहता समिति किसके लिए लाया गया था, तो मुख्य था इनका, मतलब जिसके लिए लाया गया था वो उनका उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जांच एवं उनके कार्य को बेहतर ढंग से किया सके उसके लिए इसका गठन किया है। लेकिन जब ये अपना रिपोर्ट सौंपते हैं तो इनका ये सिफारिश रहता है सरकार से कि ऐसा है कि मतलब कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को भी लागू किया जाना चाहिए, अर्थात पंचायत व्यवस्था को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। तो किसके लिए लाया गया था, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति किसके लिए लाया गया था, तो पंचायत व्यवस्था नहीं लाया गया था दोस्तों, बल्कि लाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्य की जांच एवं वो कैसे कार्य करें उनको उपायों सुझाव के लिए। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सिफारिश प्रस्तुत करते हैं त्रिस्तरीय सरकार के रूप में कि भारत में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए, पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिए। लेकिन चूंकि पंचायत व्यवस्था में सबसे पहली समिति है इसलिए हम कहते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में सबसे पहली समिति मानी जाती है, किससे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं अशोक मेहता समिति की। दूसरा समिति हमारा था जो कि पंचायती राज संबंधित है, वो है अशोक मेहता समिति 1977। 1977 में आपको पता होगा जनता पार्टी थी, जनता का सरकार था, ठीक है, जनता दल था। तो भारत सरकार या जनता सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में देश में देश में देखा गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वह पतन की ओर अग्रसर है, मतलब किसी के भी द्वारा पंचायती राज व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अशोक राय मेहता मतलब भारत सरकार या जनता सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में देश में पतन उन्मुख पंचायती राज व्यवस्था के पुनरुद्धार हेतु या समीक्षा हेतु इस समिति का गठन किया जाता है। मतलब जो हमारी पंचायती व्यवस्था है इनका पुनरुद्धार कैसे हो सके इनकी समीक्षा करने के लिए एक समिति मतलब पंचायत प्रश्न पूछेगा कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा या पुनरुद्धार के लिए कौन सी समिति लाई गई थी, तो आप कहेंगे अशोक मेहता समिति, न कि बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा या जनता सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में देश में पतन उन्मुख पंचायती राज व्यवस्था के पुनरुद्धार हेतु इस समिति का गठन किया गया। किस समिति का, अशोक मेहता समिति का। दोस्तों इस समिति ने अभी आपने देखा कि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय सरकार मतलब त्रिस्तरीय प्रणाली क्या किया था, वकालत की थी।
लेकिन बलवंत राय मेहता कहते हैं कि नहीं, हम त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम 2 स्तरीय पंचायत की वकालत करेंगे। आपको पता होगा कि जनता सरकार चूंकि बहुत अधिक समय तक नहीं रह पाती है, और जनता सरकार का मतलब विघटन हो जाना या असफल हो जाना कहीं न कहीं अशोक मेहता की समिति की भी जो अनुशंसा थी उसे भी लागू नहीं किया सका। यही कारण था, इनका कहना था कि गाँव स्तर पर मंडल परिषद एवं जिला स्तर पर जिला परिषद का मतलब गठन किया जाना चाहिए। तो इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की बात की, गाँव स्तर पे मंडल परिषद और जिला स्तर पे जिला परिषद। और इन्होंने कहा कि जिला वहाँ प्रमुख इकाई होगी, मतलब इन्होंने जिला को केंद्र रखा, जबकि बलवंत राय मेहता जो थे वो उन्होंने गाँव को क्या रखा था, केंद्र रखा था। ठीक है, तो इनकी अनुशंसा को लागू नहीं किया जाना संभव नहीं हो सका, मतलब इनकी जो अनुशंसा थी वो लागू नहीं हो पाया, चूंकि जनता सरकार क्या होती है, विफल हो जाती है 1980 तक। ठीक, तो हमने क्या देखा कि अशोक मेहता समिति का मतलब 1977 में ये पंचायती राज व्यवस्था की पुनरुद्धार हेतु क्या इस समिति की गठन किया जाता है जनता सरकार द्वारा, और इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायत की वकालत की। 2 स्तरीय, पहला क्या उन्होंने कहा कि गांव स्तर पे मंडल परिषद और जिला स्तर पे जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन बाद में चल के देखा गया कि इनकी अनुशंसा को लागू नहीं किया जा सका। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं हम दोस्तों GV.K. राव समिति। 1985 में GV.K. राव समिति का गठन किया जाता है। ठीक दोस्तों, इनका कहना था कि कमजोर पंचायती राज व्यवस्था, मतलब ये कहते थे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कहीं न कहीं कमजोर सिद्ध हो रही है। ठीक है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये बिना जड़ की घास है, मतलब उन्होंने कहा कि जो पंचायती व्यवस्था है यह बिना जड़ की घास है, मतलब इस पर हम किसी भी प्रकार की मतलब कि किसी भी प्रकार का मतलब या विचार नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हम क्या करें कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत आधार दे सकें। तो उन्होंने इसलिए मतलब उनका यही उद्देश्य था कि जब हम किसी भी, आपने क्या देखा कि पुनरुद्धार है तो किसको लाया गया, अशोक मेहता से लाया गया। तो इनका भी कुछ कहना था कि जब तक हम पंचायती राज व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे या उसको नियमित नहीं करेंगे तो उस व्यवस्था या उस प्रधान कोई मतलब नहीं निकलता है। यही कारण से उन्होंने कहा कि जो हमारी पंचायत व्यवस्था है वह कमजोर सिद्ध हो रही है और बिना जड़ की घास, अर्थात जिसका कोई आधार ही ना हो। ठीक, ऐसी व्यवस्था को हम क्या करेंगे, तो इनका कुछ ऐसा मानना था। तो क्रम आपको पता होना चाहिए, कभी कभी आपसे क्रम पूछ लेगा। बलवंत राय मेहता समिति के बाद कौन समिति आती है दोस्तों, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता के बाद आता है GV.K. राव समिति। आपको राव समिति आपको याद रहेगा, राव, मेहता, अशोक और बलवंत। चौथा दोस्तों है LM सिंधवी समिति। 1986 में एक और समिति आता है जिसका नाम है LM सिंधवी समिति। LM सिंधवी समिति क्या होता है दोस्तों, इनका भी कहना था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब वकालत करते हैं। किसकी वकालत करते हैं, जिस तरीके से बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की, ठीक उसी प्रकार से सिंधवी समिति ने भी त्रिस्तरीय पंचायत राज की वकालत करते हैं। उसमें आपको पता होगा राजीव गांधी की सरकार थी दोस्तों। दूसरा, और इन्होंने कहा मतलब सबसे पहले प्रश्न बनेगा, आपसे पूछ लेगा कि सबसे पहले किसने कहा था कि इसे संवैधानिक मान्यता दिया जाए, किसको, पंचायती राज व्यवस्था को या त्रिस्तरीय सरकार को। तो LM सिंधवी समिति थी जिन्होंने कहा कि इसे संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की, बाकी उन्होंने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे संविधान में जगह मिलना चाहिए। और इन्होंने न्याय पंचायत की वकालत की, मतलब कि न्याय पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए सरकार में दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया, सिफारिश की। दोस्तों एक और समिति है जिसको हमको जानना चाहिए, PK थुंगन समिति। 1988 में एक थुंगन समिति का गठन किया जाता है। उनका कहना था, इनका भी यही कहना था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की वकालत की, मतलब त्रिस्तरीय पंचायत राज होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायत। और उन्होंने भी संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की, मतलब इनका भी कहना था कि मतलब कि जो पंचायत व्यवस्था है या त्रिस्तरीय सरकार, इन्हें भी क्या मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो 6वें नंबर पे हैं वो है गाडगिल समिति। आपको पता होगा BN गाडगिल समिति 1988। गाडगिल समिति का कहना था, उनका भी सेम वही बात कहना था जो सिंधवी कह रहे हैं। ठीक, सिंधवी ने भी संवैधानिक मान्यता की बात की, थुंगन ने भी की और गाडगिल समिति ने भी की। तो सबसे पहले कौन किया था, सिंधवी ने कहा था इसे संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक, तो त्रिस्तरीय पंचायत राज की बात करते हैं गाडगिल समिति भी, और संवैधानिक मान्यता मिले उनकी भी बात कौन करता है, आपके। ठीक, तो BN गाडगिल समिति। तो दोस्तों ये थी कुछ समितियां, प्रमुख समितियां कौन कौन दोस्तों जान लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय सरकार की बात करते हैं। अशोक मेहता समिति, 2 स्तरीय सरकार की बात करते हैं। GV.K. राव समिति, ये कहते हैं बिना जड़ की घास है या कमजोर पंचायत व्यवस्था की मान्यता देते हैं। चौथा ML सिंधवी समिति,
ये बात करते हैं कि संवैधानिक मान्यता मिलना चाहिए। पीके थुंगन समेत इनका कहना था, इनका भी यही कहना था कि त्रिस्तरीय सरकार स्वीकार किया जाए, इनको भी मान्यता मिलना चाहिए, संवैधानिक मान्यता। और पीएन जो गाडगिल समिति है वो भी कहता है, उनका भी कहना था कि इसे त्रिस्तरीय राज्य की व्यवस्था को वकालत करते हैं और साथ ही साथ संवैधानिक मान्यता देने की भी वकालत करते हैं। दोस्तों ये थी कुछ हमारे प्रमुख समितियां। दोस्तों आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना गया है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले संकल्पना की होगी स्थानीय स्वशासन की, तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ही हैं जिन्होंने 1882 में सबसे पहले क्या स्थानीय स्वशासन का प्रयोग किया। दूसरा दोस्तों है आधुनिक काल में पहला प्रयोग मद्रास में किया गया। मतलब स्थानीय स्वशासन का जो प्रयोग था, सबसे पहला प्रयोग था, वो कहाँ किया गया दोस्तों? मद्रास में किया गया था। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। 1882 आप याद रखिएगा, 1882। और साथ ही साथ आधुनिक काल में जो पहला प्रयोग किया गया वो मद्रास में किया गया। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। अब चूंकि हमने क्या कहा कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको भारत के संविधान में जगह दिया गया। जब भारत में इसको जगह दिया गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक इसमें, मतलब 243 से लेकर 243 ओ तक का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ इसको भाग 9 में और अनुसूची 11 में जगह दी गई और इनके जो कुल कार्य विषय थे वो है 29, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को कुल 29 कार्य विषय सौंपे गए, जिन पे क्या करेंगे? अपना विकास का मॉडल प्रस्तुत करेंगे। ठीक दोस्तों, और एक बात और पता होना चाहिए आपको, जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है या इसको हम कहाँ रखे हैं? राज्य सूची का विषय। कभी कभी आपसे पूछेगा कि जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है यहाँ किस विषय का, मतलब इसे किस सूची में रखा गया है? तो दोस्तों को पता होना चाहिए यह राज्य सूची का विषय है, जिसे 7वीं अनुसूची के अंतर्गत देखने को मिलता है। अर्थात 7वीं अनुसूची में हमने 3 प्रकार की सूची पढ़ा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची है उसी का विषय है कौन? हमारा स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन में आपका पंचायती भी आ जाएगा और नगर निगम भी आ जाएगा। तो राज्य सूची का विषय है ये, हमेशा इसको याद रखें, कभी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो अब आपको पता होगा कि सबसे पहले जो पंचायत के गठन संबंधी जो प्रावधान था उसे अनुच्छेद 40 में कहा गया है। डीपीएसपी हम लोगों ने चर्चा भी किया है। तो अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन संबंधी प्रावधान है, जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के निदेशक तत्व में अनुच्छेद 40 में हम क्या पढ़ते हैं? पंचायत का गठन पढ़ते हैं। आप जब डीपीएसपी पढ़ेंगे, हमने पढ़ा भी चुके हैं, और उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 40 के बारे में जिक्र किया गया है। दोस्तों ये था कुछ हमारे प्रावधान थे जो किससे संबंधित थे? हमारे पंचायती राज व्यवस्था से। अब दोस्तों आइए हम देखते हैं कि जब 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार पीवी नरसिम्हा राव, जो कि उसमें प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा क्या मूलभूत परिवर्तन किए गए स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था के रूप में, आइए उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार पीवी नरसिम्हा राव द्वारा इसे भारतीय संविधान में जगह दिया जाता है। उसमें सरकार किसकी होती है दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव, उसमें के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार देखते हैं क्या क्या हुआ। दोस्तों जो पहला बात ये था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया, मतलब संविधान का दर्जा इसको प्राप्त हो गया, अर्थात यह संविधान का हिस्सा हो गया। दूसरा, त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी मिल गई, अर्थात भारत के सभी राज्यों में क्या होगा? त्रिस्तरीय प्रणाली को स्वीकार किया गया। सभी राज्यों इसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, ऐसा कहाँ कहा गया? संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद। तो 73वें संशोधन 1992 के अनुसार क्या कहा गया दोस्तों? कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, साथ ही साथ त्रिस्तरीय प्रणाली को भी क्या किया गया? मंजूरी मिल गई। दोस्तों इसमें कहा गया कि 20 लाख जनसंख्या पर 2 स्तरीय प्रणाली को मंजूरी दी गई। अगर कहीं भी 20 लाख जनसंख्या की स्थिति आती है तो वहां पे 2 स्तरीय सरकार को मतलब प्रणाली स्वीकार किया जाएगा, बाकी अन्य जगहों पे त्रिस्तरीय प्रणाली को ही मंजूरी दी जाएगी। दोस्तों अब बात आती है सीटों का आरक्षण, मतलब कि सीटों का आवंटन हम किस, मतलब आरक्षण जो रिजर्वेशन है सीट का वो कैसे करेंगे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित कर दिया गया, 33%। ठीक, अभी केंद्र स्तर पर ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन वो स्वशासन में सेल्फ गवर्नेंस की अगर बात करें या स्थानीय लोकल गवर्नेंस की बात करें या स्थानीय स्वशासन की बात करें तो उसमें यह व्यवस्था की गई है कि महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण होना चाहिए या 1/3 हिस्सा। और एससी कहा गया कि जनसंख्या अनुपात में, मतलब उनकी जितनी जनसंख्या होगी उसी अनुपात में उनको क्या होगा? उनके लिए सीट का प्रावधान किया जाएगा पंचायत स्तर पे, पंचायती राज व्यवस्था में। दोस्तों बिहार अपवाद है, बिहार में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है, मतलब 50% महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं, चुनाव भागीदारी
बन सकती हैं। तो दोस्तों ये था सीटों का आरक्षण। आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि स्थानीय स्तर पे जो व्यवस्था की गई पंचायत व्यवस्था, उसमें महिलाओं को जो आरक्षण दिया है वो है 33%। 33% अर्थात 1/3 हिस्सा किसका होगा? महिलाओं को होगा। और एससी एसटी कहा गया दोस्तों कि उनकी जनसंख्या पर निर्भर करेगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या होगा? उनको आरक्षण दिया जाएगा। एससी और एसटी अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं। दोस्तों इनका जो चुनाव होगा, जो स्थानीय स्वशासन पद्धति के अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था है, इनका चुनाव दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाएगा। मतलब कि इनका चुनाव किस द्वारा संपन्न होगा? राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा 5 वर्ष, लेकिन विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है। मतलब जो पंचायत का जब चुनाव होता है, उनका जो कार्यकाल होता है, ग्राम प्रधान का जो भी है, उनका जो चुनाव होगा वो कितने वर्ष के लिए होगा दोस्तों? 5 वर्षों के लिए होगा। दूसरी बात है, मान लीजिए कभी क्या होता है कि मतलब कभी-कभी क्या होता है कि जो सरपंच है उनका मतलब चुनाव का क्या विघटन हो जाए, मतलब उनकी जो प्रधानी है वो विघटित हो जाए। जब विघटन हो जाएगा तो विघटन इस दिन कहा गया दोस्तों कि 6 माह के अंदर, अगर 6 माह का समय बचा है तो उसके लिए चुनाव कराया जाएगा, पुनः चुनाव होगा, ठीक है। लेकिन अगर 6 माह से कम का समय बचा हुआ है तो चुनाव नहीं होगा। इस बात को आप याद रखें। कभी कोई प्रश्न पूछता है अगर 6 माह से कम का समय है तो क्या ग्राम स्तर पे जो चुनाव की व्यवस्था की गई, क्या होता है ऐसा? तो ऐसा नहीं होता है, दोबारा चुनाव नहीं होगा। 6 माह तक का समय बचा है तो चुनाव होगा, नहीं तो चुनाव नहीं होगा। तो कार्यकाल इनका 5 होता है, लेकिन विघटन की स्थिति में 6 माह में भी चुनाव कराया जा सकता है पुनः। दूसरा दोस्तों, चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, जो चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है वह कितना होना चाहिए? 61 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि वित्तीय संबंधी प्रावधानों को देखने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा एक राज्य वित्त आयोग होगा, जो क्या करेगा? अपनी अनुशंसा मतलब अपनी अनुशंसा को की प्रस्तुति देगा। तो दोस्तों ये थे कुछ 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार, जो कि 1992 में लाए गए। पहला क्या था कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी दी गई, और सीटों का आरक्षण महिला को 33%, 28/3 भाग, बिहार अपवाद है 50% आरक्षण वो दिया है। एससी एसटी जनसंख्या के अनुपात में देखा है उनकी जितनी जनसंख्या होगी। एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो इनके चुनाव मतलब इनके चुनाव को संपन्न कराएगा। इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा, लेकिन विघटन स्थिति में क्या होगा दोस्तों? 6 माह का अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। अगर 6 माह से कम का समय है तो चुनाव दोबारा नहीं होगा। चुनाव के लिए न्यूनतम आयु आपके 21 वर्ष होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम प्रधान के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, ग्राम प्रधान के लिए, तो हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम 21 वर्ष की आयु पूरा करते हैं तो हम चुनाव लड़ सकते हैं, और 18 वर्ष का आयु पूरा करते हैं तो हम मतदान दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, और प्रत्येक 5 वर्ष पे राज्यपाल द्वारा एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो अपनी अनुशंसा को प्रस्तुत करेंगे। ठीक दोस्तों एक और भी टॉपिक है, कभी-कभी क्वेश्चन पूछता है पेशा एक्ट, पीईएसए, मतलब पेशा एक्ट किससे संबंधित है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके आ सकता है, तथ्यात्मक आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो जो पेशा है वह उसे 1996 में लाया गया था। मतलब 1996 में पेशा एक्ट को लाया जाता है। पेशा मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, अर्थात पंचायत विस्तारीकरण अनुसूचित क्षेत्र। अब दोस्तों ये क्या है? ये जो पंचायत विस्तारीकरण अनुसूचित क्षेत्र है, ये क्या है? मतलब पेशा क्या है? पेशा दोस्तों ये स्पेशली ग्राम सभा के लिए लाया गया था। मतलब उनका कहना था कि जो अनुसूची नंबर 5वीं में, मतलब जो अनुसूची 5 में, अनुसूची 5 आपको पता होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों की बात करता है। तो जो अनुसूची 5 में उल्लिखित है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी के साथ क्या होगा? ये लागू होगा। तो केवल ग्राम सभा में लागू होगा ये। और साथ ही साथ कहता है कि उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप में मान्यता एवं प्रोत्साहन देना। पेशा क्या करता है दोस्तों? पेशा काम ये है कि जो आपके जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप में मान्यता, उनका प्रोत्साहन देना। साथ ही साथ अगर उनका शोषण हो रहा है तो उनके शोषण को कैसे रोका जाए उसके लिए संरक्षण प्रदान करना, ये पेशा एक्ट के अंतर्गत देखने को मिलता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो पेशा है वह पंचायत विस्तारीकरण अनुसूचित क्षेत्र या पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट की बात करता है, जिसको 1996 में ग्राम सभा, मतलब ग्राम स्तर पे केवल ग्राम सभा के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा में के लिए 1996 में एक पेशा एक्ट लाया जाता है, जो अनुसूचित क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से उनको मान्यता एवं प्रोत्साहन संबंधी या उनके शोषण से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये था दोस्तों पेशा एक्ट। दोस्तों अब हम बात करेंगे नगर निगम की। अब हम बात करेंगे 74वें संशोधन 1992। ये तो था 73वां जो कि पंचायत की बात करता है। दोस्तों
74वें नगर निगम में 74वें संशोधन 1992 में सबसे पहली बार नगर निगम शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, या नगर पालिका शब्द का प्रयोग किया गया। तो 74वें संशोधन 1992 के अनुसार प्रधानमंत्री कौन थे आपके? नरसिम्हा राव थे। दोस्तों इसे भी संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया, मतलब कि 74वें संशोधन 1992 में किसको? नगर पालिका नगर निगम को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। और इसमें भी त्रिस्तरीय नगर पालिका को मंजूरी दी गई। त्रिस्तरीय कौन कौन से थे नगर पालिका, आइए चर्चा करते हैं। नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद तथा नगर पालिका निगम, 3 प्रकार की बात की गई। एक नगर पंचायत होगा जिसे हम बोलते हैं संक्रमणकालीन क्षेत्र, दूसरा होगा नगर पालिका और तीसरा होगा नगर पालिका निगम। नगर पंचायत परिवर्तित क्षेत्र के लिए, आपने सुना होगा जो गांव से शहर में मतलब कि आके रुक रहे हैं, मतलब शहर में मतलब कि ग्रामीण स्तर से शहरी मतलब शहर में अगर वो आके अगर किसी प्रकार से अगर वो स्थायी हुए तो हम बोलते हैं संक्रमणकालीन क्षेत्र, अर्थात परिवर्तित क्षेत्र के लिए हम प्रयोग करते हैं नगर पंचायत का। दूसरा है दोस्तों नगर पालिका परिषद, अर्थात छोटे शहरी क्षेत्र के लिए, अर्थात छोटे शहरों के लिए हम नगर पालिका परिषद का प्रयोग करते हैं, जबकि बड़े शहरों के लिए नगर पालिका निगम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो त्रिस्तरीय नगर पालिका होगी, बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका निगम, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद और परिवर्तित क्षेत्र के लिए या संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया गया है, ठीक। और इसको मान्यता भी दिया गया है 74वें संशोधन 1992 के अधिनियम के अनुसार। फिर दोस्तों हम बात करते हैं इनका चुनाव जो होगा दोस्तों वो प्रत्यक्ष रूप में होगा, ठीक है। इनका चुनाव कैसा होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष रूप में होता है। और इनके लिए वार्ड समिति मतलब कि जो नगर निगम है उसमें वार्ड समितियां होती हैं, अर्थात 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ उनके लिए एक वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भाग 9 क में इसको जगह दिया गया है, अनुसूची 12 में इसका अध्ययन करते हैं और अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी में इसका प्रावधान है और कुल कार्य विषय 18 है। जबकि हमने क्या देखा था कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल कार्य विषय कितने दोस्तों? 29 हैं। दोस्तों जो आपका नगर निगम है इसके लिए 2 समितियों का गठन किया गया है, जिला योजना समिति और महानगरीय योजना समिति। ये 2 समितियां होती हैं जो महानगर के विकास या जिला स्तर विकास संबंधी प्रावधान को प्रस्तुत करती हैं, अपने विकास को संपन्न करती हैं। तो जिला योजना समिति और महानगरीय योजना समिति का गठन किया जाता है किसमें? आपके नगर निगम के प्रावधानों में। दोस्तों आपको पता एक बात और पता जहां से प्रश्न पूछता है कि भारत में कितने प्रकार के स्थानीय निकाय नगर क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत में 8 प्रकार के स्थानीय निकाय नगर क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। तो भारत में 8 प्रकार के जो स्थानीय निकाय नगर क्षेत्र कौन कौन दोस्तों? पहला आपका है दोस्तों नगर निगम, दूसरा है नगर पालिका, तीसरा है टाउनशिप, चौथा है छावनी बोर्ड, पांचवां है बंदरगाह न्यास, छठवां है नगरीय क्षेत्र समिति और सातवां है अधिसूचित क्षेत्र समिति और 8वां है विशेष उद्देश्य एजेंसी। इनमें से कोई एक नाम आपको ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑप्शन दे देगा या कुछ ऐसे होंगे जिसमें 3 नाम दे देगा और चौथा कह देगा इसमें से कौन नहीं है। तो दोस्तों कभी-कभी प्रश्न ऐसे आपको वनडे एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं कि भारत में जो 8 प्रकार के स्थानीय निकाय नगर क्षेत्र वो कौन कौन से हैं? नगर निगम, नगर पालिका, टाउनशिप, छावनी बोर्ड, बंदरगाह न्यास, नगरीय क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति और विशेष उद्देश्य एजेंसी। ये दोस्तों कुछ हमारे क्या है स्थानीय निकाय नगर क्षेत्र हैं जिनका प्रावधान नगर निगम के अंतर्गत देखने मिलता है। दोस्तों आपको 2-3 बातें हैं जो आपको बताना मुझे अनिवार्य है। वो बेसिक बातें ये हैं कि आपको पता होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था की अंतर्गत जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग काम करता है उसी प्रकार से निर्वाचन आयोग नगर निगम के लिए भी कार्य करेगा। जो आयु आपकी पंचायती राज के लिए रखा गया था 21 वर्ष, वही आयु आपकी किसके लिए होगी? आपका नगर निगम के लिए होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पे राज्यपाल द्वारा एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो नगर निगम से संबंधित भी प्रावधान करेगा और पंचायती राज संबंधी भी प्रावधान किया जाएगा। त्रिस्तरीय प्रणाली आपके ग्राम पंचायत मतलब वो पंचायती राज व्यवस्था में भी सम्मिलित है और नगर निगम में भी है। दूसरी बात सीटों का जो आरक्षण दोस्तों है, जो आरक्षण आपको प्रदान किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में वही आरक्षण का प्रावधान हमारे नगर निगम में भी किया गया है। तो कुछ आधारों पर हम अंतर देख सकते हैं। पेशा केवल ग्राम सभा के लिए लाया गया था, ठीक है, इसको हम कहीं अन्यत्र जगह इसको देखने का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रमुख प्रावधान जो स्थानीय स्वशासन पद्धति से क्या है दोस्तों संबंधित थे। उम्मीद करते हैं आपको स्थानीय स्वशासन की जो प्रणाली थी आपको समझ में आ गया होगा और इसको
अच्छे से 1-2 बार देखिएगा, इसको समझिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा और इसके बाहर क्वेश्चन आपको वन डे एग्जामिनेशन देखने को नहीं मिलेंगे। समितियों का क्रम आपको पता होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवीके राय समिति, एलएम सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति और वीर गाडगिल समिति। इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी देने का प्रयास किया, उसको अच्छे से अध्ययन करिएगा। स्थानीय स्वशासन के जनक जो थे वो लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। और आधुनिक काल में इसका पहला प्रयोग मद्रास में किया गया और सब जो त्रिस्तरीय सरकार को स्वीकार करने जो पहला राज्य था वो था राजस्थान। नागौर जिले इसको मतलब इसका प्रयोग किया गया नागौर में और दूसरा था आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर 1959 को इसको लागू किया गया। उसके बाद 76वें संविधान को मान्यता दी गई संविधान में और मान्यता देने के बाद हमने क्या देखा इसको कि भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 वो तो इसको जगह दिया गया। इसमें जो कार्य विषय थे वो कितने दोस्तों थे? टोटल कार्य विषय थे 29 और अनुसूची 11 में इसको जगह दिया गया। जबकि नगर निगम को 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इसको स्थान दिया गया। अनुसूची नंबर 12 में इसको जगह दिया गया। इसके जो कार्य विषय थे वो थे कितने दोस्तों? 18। तो ये था कुछ हमारे प्रमुख स्थानीय स्वशासन पद्धति से संबंधित प्रावधान। इसको 1-2 बार पढ़िएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके और लोगों तक भी इसको शेयर करिए, जिससे कि इसका लाभ उन विद्यार्थियों को पहुंच सके जो अभी हाल ही में तमाम एग्जामों का तैयारी कर रहे हैं और वो अपने एग्जाम को बीट भी करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।